हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। मैं आप लोगों को इस चैनल के थ्रू अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती हूं और स्टूडेंट की जितनी भी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं, मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को इसी चैनल पे बताती हूँ। आज की इस वीडियो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिज़िक्स के यूनिट 2 के ऊपर है, जो कि सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक, मैंने यूनिट 1 ऑलरेडी चैनल पे करा दिया हुआ है, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए हुए हैं और इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप वहाँ से जा कर के इसका सिलेबस भी देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक्स भी देख सकते हैं। साथ ही साथ यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड करूंगी, तो वही प्रॉमिस को मैं निभा रही हूं। तो मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी प्रोवाइड कर रही हूँ। यूनिट 1 के मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप उसे जा कर के देख लीजिएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 है हमारा सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सीक्वेंस में से पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर कराऊंगी। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, राइट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गिव केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये देखिए, एक सीरीज में कराने वाले, सबसे पहले मैं आप लोगों को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन कराऊंगी, फिर आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं। ये नहीं कहना कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ, आप क्वेश्चन नंबर 2 क्यों करा रहे हैं। देखिए, आप लोगों को एक सीक्वेंस में कराऊंगी तो सारे के सारे टॉपिक भी आप लोगों का कवर हो जाएगा, साथ ही साथ मैंने आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उसके आंसर्स भी कवर करा दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। अगर आप लोगों को इसको पूरा देखना है तो आप लोग जाइए सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट से, आप लोग सर्च कीजिएगा सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आ जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर है, स्टेट एक्सप्लेन करना है। और क्वेश्चन नंबर आता है 16, ये भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर है। ये जो इसमें शो देयर इक्विवेलेंस है, ये अब नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक, सिर्फ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा जाता है और केल्विन और प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट, मतलब केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट पूछा जाता है और क्लॉसियस का स्टेटमेंट पूछा जाता है। ये 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिला करके सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन किया था। तो आप लोग ये तीनों का आंसर एक साथ लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, 2 और 16। तो डालेंगे आप लोग आंसर नंबर 2, 7 और 16। देखिए, मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल वे से पढ़ाने वाली हूँ, तो सबसे पहले आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। सेकेंड चीज़, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, साथ साथ मेरे नोट डाउन करते चलिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और मैं कितने बार बता चुकी हूँ कि नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ठीक, तो देख लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, हैज़ बीन स्टेटेड इन अ नंबर ऑफ वेज। ये जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये बहुत सारे वेज में, बहुत सारे स्टेटमेंट में इसको डिफाइन किया गया है। बट ऑल द स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट टू वन अनदर। लेकिन जितने भी स्टेटमेंट थे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, वो एक दूसरे से मेल खाते थे। ठीक, तो इसमें अब जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, दोनों साइंटिस्ट थे, केल्विन नाम था और प्लैंक था। उन्होंने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर कुछ थ्योरी दी थी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। ठीक, तो देखते हैं। इन अ हीट इंजन द वर्किंग सब्सटेंस टेक द हीट फ्रॉम द सोर्स। सबसे पहले इसमें बता देती हूँ, जो हीट इंजन वाला टॉपिक है, कार्नोट इंजन वाला जो टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आपने उसको देख के आएंगे तब ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आने वाला है। तो होप मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आप लोग प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख के आया करिए, ताकि आप लोगों को मिस बिल्कुल भी ना हो। मैं हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में बताती हूँ, समझाती हूँ। तो आप लोग भी यही करिए ना कि पिछली वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ यही होता है। इसीलिए मैंने यूनिट 2 नहीं स्टार्ट करा, सबसे पहले यूनिट 1 पढ़ाया, बेसिक पढ़ाया, फिर इसके बाद यूनिट 2 पढ़ा रही हूँ। ठीक,
तो इसमें कह रहा है कि हीट इंजन में, जो बच्चे पढ़े हैं तो वो तो जानते ही होंगे, हीट इंजन में क्या होता था, जो वर्किंग सब्सटेंस, जो काम करने वाला सब्सटेंस होता था, कहाँ से हीट लेता था, सोर्स से हीट लेता था। और क्या करता था, ये कुछ जो हीट लेता था वो कुछ यूज़फुल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता था, ठीक। और एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक एट अ लोअर टेम्परेचर। इसमें क्या करता था, जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से लेता था, कुछ वर्क में कन्वर्ट करता था और कुछ सिंक को दे देता था, कुछ लोअर टेम्परेचर में। यही तो होता था कार्नोट इंजन में, कुछ लेता था, पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं करता था, कुछ सिंक को भी वापस कर देता था। अब इसमें देखिए आगे, नो इंजन हैज़ एवर बीन डिजाइंड विच कन्वर्ट ऑल अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इनटू यूजफुल वर्क। इसमें क्या रहा, कोई भी ऐसा इंजन डिज़ाइन नहीं हुआ था जो कि कन्वर्ट कर सके पूरी की पूरी हीट को वर्क में। कोई भी ऐसा इंजन डिज़ाइन नहीं हुआ था जो कि पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके, ठीक। तो सिंस हीट मस्ट ऑलवेज बी गिवन टू अ कोल्डर बॉडी, जिसकी वजह से जो हीट है कुछ ना कुछ कोल्डर बॉडी को भी ट्रांसफ़र होती थी। इनमें केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट यही था कि जो कोई भी ऐसी नहीं था, हीट इंजन नहीं बना सकते थे कि जो कि पूरी की पूरी हीट को किसमें, वर्क में, पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट कर सके। तो आगे देख लेते हैं, इसमें जो मेन स्टेटमेंट है वो आगे ही है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, द एक्सपीरियंस लेड केल्विन एंड प्लैंक्स टू स्टेट द फॉलोइंग। मतलब जो केल्विन और प्लैंक ने जो एक्सपीरियंस किया था, जो नोटिस किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उसको इन्होंने स्टेटमेंट के थ्रू बताया। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन दैट ऑपरेट इनटू अ साइकिल हुज ओनली इफेक्ट इज़ द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क डन। देखिए इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करे होंगे, कुछ ना कुछ किया होगा, तो उन्होंने बताया कि ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी इंजन को कंस्ट्रक्ट करना जा सके, कि कोई भी इंजन ऐसा नहीं बना है कि जो कि पूरी की पूरी हीट को दैट ऑपरेट इन अ साइकिल, पूरी साइकिल में हुज ओनली इफेक्ट इज़ द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क डन। इन्होंने भी यही कहा था, कोई भी ऐसा इंजन है जिन्हें हम नहीं बना सकते, कोई भी, ये इम्पॉसिबल केस था कि पूरी की पूरी हीट को जो कि सोर्स से ली गई है, पूरी की पूरी हीट को वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते थे। तो यही इनका स्टेटमेंट था, ठीक। अब जो है नेक्स्ट है क्लॉसियस स्टेटमेंट। जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो कौन था, क्लॉसियस स्टेटमेंट। इन्होंने क्या कहा, देखिए, हीट कैन नॉट फ्लो ऑफ इटसेल्फ फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी, हॉट बॉडी, ठीक। जो हीट होती है वो अपने आप कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक। इसमें देखिए क्या होता था कि इन अ रेफ्रिजरेटर, जो रेफ्रिजरेटर वाला केस होता था, जिसमें वर्किंग सब्सटेंस टेक हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी, जिसमें वर्किंग सब्सटेंस जो होता था कहाँ से हीट लेता था, कोल्ड बॉडी से, हैज़ अ नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट, जिसमें नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन करता था किसकी हेल्प से, बाई एक्सटर्नल हीट की हेल्प से, जो कि सोर्स से मिलती थी। और क्या कहता था, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू अ हॉट बॉडी, ये कोल्ड बॉडी से हीट लेता था, फिर इसके बाद प्रोसेस करने के बाद कुछ एक्सटर्नल हीट के द्वारा, डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट कर पाएगा कि कोल्ड से हीट में कर दिया, देखिए ये कोल्ड है तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क किया गया, तब इसे हॉट में ट्रांसफ़र किया गया। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि हम हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में आसानी से हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन कोल्ड से हॉट की तरफ कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, कोल्ड बॉडी में कुछ एक्सटर्नल हीट सोर्स लगाएंगे, फिर उसके बाद हॉट बॉडी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। यही होता था। अब इनका स्टेटमेंट क्या था, दिस एक्सपीरियंस लेड क्लॉसियस टू स्टेट द फॉलोइंग। It is impossible to construct a device which operating in a cycle which transfer heat from a colder body to hot body without expenditure of work by an external energy source। इनका भी स्टेटमेंट घुमा फिरा कर यही आया कि कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो कि एक साइकिल में वर्क कर सके, जो कि ट्रांसफ़र कर सके पूरी की पूरी हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। अभी मैंने बताया ना कि सिंपली नहीं कन्वर्ट कर सकते, कुछ एक्सटर्नल वर्क लगाएंगे, उसमें हीट लगाएंगे, तब जाकर के कन्वर्ट होगा, ठीक। तो यही उन्होंने भी कहा था कि कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं बना सकते हैं जिसके थ्रू हम पूरी की पूरी हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफ़र कर सके विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। किसी भी, मतलब हम एक्सटर्नल जो लगाते हैं, वर्क लगाते हैं बाय एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के हम किसी भी पूरी की पूरी हीट को जो कि सोर्स से ली गई है उसको हॉट बॉडी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये रहा हमारा कोई आंसर नंबर
2, 7 और 16, क्वेश्चन नंबर 2, 7, 16 का आंसर हो गया। ठीक, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ से पूरी कंप्लीट होती है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ जाए, क्लॉसिस स्टेटमेंट आ जाए, तो आप लोग लिख लेंगे। ठीक, पूरा ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। देखिए, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम। जो इंटरनल, सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोपी समझा देती हूँ। इंट्रोपी किसी भी सिस्टम की क्या होती है? इंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, या कह सकते हो डिस्टर्बेंस। मान लो हम कोई एक ग्लास वाटर लेते हैं, ठीक, उसको हम लोग बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें क्या होगा, कुछ देर बाद वो उबलना होता रहता है ना, बुलबुले निकलते रहते हैं ना उसमें से, तो वही जो डिस्टर्बेंस हो गया पानी में उसको हम इंट्रोपी कहते हैं। हमें रिलेशन निकालना है इंटरनल एनर्जी का। ये जो इंटरनल एनर्जी है ये क्या होती है? किसी भी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाया भी हुआ है, इसको जा कर के आप लोग मेरी पिछली वीडियो से पढ़ भी सकते हैं। ठीक, इसमें हम लोग रिलेशन देखेंगे इंटरनल एनर्जी का और इंट्रोपी ऑफ सिस्टम का। तो देखते हैं, तो आंसर डालेंगे आप लोग 1। देखिए, मैंने आप लोगों को जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी करा दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे ढंग से मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। तो आप लोग, होप आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख के आइएगा। वो एक तरीके से बेस वीडियो है कि आपने वो वीडियो देख ली तो आप लोगों को जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को सेकेंड और थर्ड लॉ कराऊंगी, क्योंकि ये एक पूरा कंबाइंड ही टॉपिक है जीरोथ से थर्ड लॉ तक। तो आप लोग पिछली वीडियो ज़रूर देख के आइएगा। इसमें हमें इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी का रिलेशन चाहिए था। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था वो dq इज इक्वल टू du प्लस वर्क डन, मतलब जो dq हीट है वो इंटरनल एनर्जी और कुछ वर्क डन का सम होती है। ठीक, और हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो प्रेशर और वॉल्यूम का फंक्शन होता है, इसीलिए हम लोग इसे P डॉट dV लिख सकते हैं। और फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, अब हम इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस लगाएंगे, तो dq रिवर्सिबल में इतना हो जाएगा और वर्क डन की जगह P डॉट dV लिख देंगे। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। फिर उसके बाद हमने अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होती है कि अगर dq रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू ds, और ds क्या होता है? इंट्रोपी होता है, जिसे मैंने अभी आप लोगों को बताया रैंडमनेस या डिस्टर्बेंस होता है। ठीक, पहले सबसे पहले हमने फर्स्ट लॉ से ये वाला देखा फॉर्मूला, फिर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने निकाल लिया पहला फॉर्मूला, फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिवर्सिबल प्रोसेस से सेकेंड वाला फॉर्मूला निकाल लिया। फिर उसके बाद ये इंट्रोपी भी इसमें ऐड हो गई, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी भी ऐड हो गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो, देखिए, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? TDS हो जाएगा राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं ना, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हीट और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डी हीट। ठीक, तो इक्वल कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा TDS और इधर क्या था? DU प्लस P डॉट DV। तो ये क्या था? हमारा रिलेशन बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम। ठीक, ये था पूरा इसका डेरिवेशन, कह सकते हो आप लोग, रिलेशन निकालना था। इसमें एक और तरीके से क्वेश्चन बोला गया था कि इंटरनल एनर्जी बताना है, तो इंटरनल एनर्जी मैंने आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से डिफाइन भी किया हुआ है, इसका डिफिनीशन भी लिखाया हुआ है, तो आप जा कर के पिछली वीडियो से इसका डिफिनीशन वगैरह देख सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, 1 भी हो गया। अब आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को इंट्रोपी समझाई ना, तो कुछ इंट्रोपी के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इंट्रोपी के ऊपर है कि इंट्रोपी बताइए उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। यही क्वेश्चन एक और तरीके से है कि इंट्रोपी क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताइए, इंट्रोपी और इंट्रोपी का चेंज वगैरह है। तो आंसर नंबर 5 आप लोग डाल लीजिए। ठीक, इंट्रोपी अभी मैंने आप लोगों को बताई कि ये एक रैंडमनेस और डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन तो चाहिए। अगर पूछ लिया एग्जामिनर तो आप लोग क्या करेंगे? तो इंट्रोपी जिसे हम फाई और एस से डिनोट करते हैं, इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ इंट्रोपी इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ द मॉलिकुलर डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो इंट्रोपी होती है वो सिंपली फॉर्म में डिसऑर्डर, या कह सकते हो रैंडमनेस, या कह सकते हो कि आप लोग डिस्टर्बेंस होती है। तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ इंट्रोपी इज़ द मेजर ऑफ द मॉलिकुलर, मॉलिक्यूल्स की मॉलिकुलर का डिसऑर्डर, और जो रैंडमनेस होता है किसी भी सिस्टम में उसी को हम लोग इंट्रोपी के नाम से डिनोट करते हैं। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं।
देखिए, एक जो मेन डिफिनीशन है वो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ अ वर्किंग सब्सटेंस विच रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस व्हेन नो एनर्जी इज गिवन टू और रिमूव फ्रॉम इट। इसमें एक मेन पॉइंट है कि ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी किसी भी वर्किंग सब्सटेंस की जो कि कांस्टेंट रहता है जब कोई एडियाबेटिक प्रोसेस चल रहा होता है जिसमें हीट का ट्रांसफर ना होता है ना लेता है, ठीक। व्हेन नो एनर्जी इज गिवन, ना कोई एनर्जी उसमें दी जाती है ना कोई एनर्जी इसमें निकाली जाती है, तो ये हमारा एंट्रोपी कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए, हम लोग इसे फाई और एस से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हीट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। क्यू क्या है, हीट है, टी क्या है, टेम्परेचर है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। एक चीज़ और नोट डाउन कर लीजिएगा, जो क्यू रिवर्सिबल होता है, द टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ वर्किंग सब्सटेंस ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज जीरो। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि आप लोग बताइए कि टोटल इंट्रोपी क्या होती है किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो मैं आप लोगों को हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर करा करिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करिए कि हाँ आप लोगों को समझ में आता है, मेरे दिए गए क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यूज़फुल रहते हैं, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करिए और उन बच्चों तक पहुँचा दीजिए जिन बच्चों को सख्त से सख्त ज़रूरत है। एग्ज़ाम बहुत क्लोज आने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उन बच्चों को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके, उसके सॉल्यूशन। और मैं आप लोगों को जो रियल कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, समझाती हूँ अच्छे से, तो वो भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट कीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक। तो अब आगे देख लेते हैं, इसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस। मैं आप लोगों को लिखवा नहीं रही हूँ क्योंकि ये सब जो टॉपिक है, जो सेकेंड एंड थर्ड लॉ पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। देख रहे हैं ना कि आप लोग थ्योरी की थ्योरी भरी हुई है। अगर मैं आप लोगों को लिखवाने बैठूंगी ना तो 3 से 4 घंटा तो लिखने में ही, पूरा का पूरा समझाने में, लिखने में ही चला जाएगा। तो कम से कम टाइम में आप लोगों का अच्छा से अच्छा काम हो जाए, इसीलिए मैं आप लोगों को लिख के समझा रही हूँ। आप लोग समझिएगा, नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा, ठीक। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में सबसे पहला पॉइंट है एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अभी मैंने बताया ना कि जो एंट्रोपी होती है कांस्टेंट होती है एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक। तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस में। अब दूसरा पॉइंट है इन एवरी नेचुरल प्रोसेस, हर एक नेचुरल प्रोसेस जो कि इरिवर्सिबल चेंज है, मतलब कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो रहा है, अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा है। अभी मैं आप लोगों को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस भी अच्छे से डिफाइन करने वाली हूँ क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट ही टॉपिक है या नेक्स्ट ही क्वेश्चन कह सकते हो कि जो रिवर्सिबल चेंज होता है नॉन रिवर्सिबल चेंज में इसमें क्या होता है, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए कि हर नेचुरल प्रोसेस जो कि इरिवर्सिबल चेंज होता है, देयर इज़ ऑलवेज एन इंक्रीज इन एंट्रोपी, उसमें हमेशा क्या होता है कि एंट्रोपी बढ़ी हुई होती है, ठीक। इसका एक और फॉर्मूला है, देख लीजिए, S इज इक्वल टू के लॉग W है। S क्या है, एंट्रोपी, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और लॉग ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करने में यूज़ हुआ है, और W क्या है, डिसऑर्डर पैरामीटर है। अगर कहीं पर ये फॉर्मूला भी एंट्रोपी का दे दिया जाए, आप लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के तौर पे बताइए तो आप लोग ये फॉर्मूला भी लिख देंगे, ठीक। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस में आ जाएगा। कुछ और भी पॉइंट्स है, देख लेते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एंट्रोपी इज रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। देखिए एंट्रोपी अभी मैंने बताया ना, तो क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम होता है, तो वही कह रहा है कि एंट्रोपी इज रिगार्डेड एज द मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस को मेजर करने के लिए एंट्रोपी का यूज़ करते हैं, तो वही तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में ये भी तो लिखा जाएगा ना। अब देखिए, द एंट्रोपी चेंज व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड फ्रॉम टेम्परेचर 1 टू टेम्परेचर 2। देखिए इसको मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन दिखा रही हूँ, इसमें पूछा भी गया था, डिड्यूस द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड फ्रॉम टेम्परेचर। इसमें कह रहा था चेंज बताइए एंट्रोपी में क्या चेंज होगा जब लिक्विड को हीट किया जाएगा टेम्परेचर में। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि जो एंट्रोपी चेंज होता है जब लिक्विड को हीट किया जाता है टेम्परेचर 1 से लेकर के टेम्परेचर 2 तक, तो उसका जो एंट्रोपी चेंज होगा जो कि S होगा, वो क्या होगा, MC log T2 बाई T1। अगर एंट्रोपी चेंज निकालना है तो मास दिया होगा, C से स्पेसिफिक हीट दिया होगा, और T2 टेम्परेचर 2 जो टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर होगा, और T1 इनिशियल टेम्परेचर होगा। ये सारी चीज़ वैल्यू दी होगी तो आप लोग निकाल लेंगे। तो इसी में यही चीज़ पूछा गया था कि आप लोग बताइए जब लिक्विड को हीट किया जाएगा तो उसका एंट्रोपी चेंज क्या होगा, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक।
होप आपको मैंने जो आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मैंने बताया था ना, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में होने वाला है। इसका एग्जाम्पल देना है। इसमें भी क्या करना है, चेंज इन इंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो चेंज इन इंट्रोपी होती है रिवर्सिबल प्रोसेस कितनी होती है, इसीलिए मैंने बता रही हूँ कि मैं इसके क्वेश्चन कराते हुए चल रही हूँ। ये देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस की जो चेंज इन इंट्रोपी होती है वो ज़ीरो होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हुआ, जल्दी से बताइए, ज़ीरो हुआ ना। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लेते हैं। देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये क्वेश्चन नंबर 6 और 11 का भी आंसर है। 11 में भी यही पूछा गया है। देखिए, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। 11 है, व्हाट इज़ मीन बाय ए रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। तो ये 6 का और 11 का भी आंसर है। ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है डैट कैन बी रिवर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम। मान लो कोई ये साइक्लिक पाथ चल रहा है, ये कोई ए सब्सटेंस है, अब ये काम करता 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 अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है, अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। तो ऐसा प्रोसेस क्या होता है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल है आइस। अगर हम आइस क्यूब्स को रख देते हैं, सबसे पहले आइस क्यूब को नॉर्मल टेम्परेचर में रख देते तो ये पानी बन जाएगा। ठीक, अब यही पानी को फिर फ्रीज़र में रख दिए तो फिर आइस क्यूब बन गया ना। तो वही ये रिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि होता चला जाता है। ठीक, अब जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जो कि एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है दैट कैन नॉट बी रिवर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिंपली सी चीज़ है, अगर ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर अपनी ओरिजिनल स्टेट में आता ही नहीं है तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, अगर हम किसी को पेपर में आग लगा देते हैं तो वो जल जाता है, तो क्या हम फिर से जो ऐश बनती है, जो राख होती है, तो फिर से हम पेपर बना सकते हैं क्या उससे? नहीं, तो वो अलग प्रोसेस है कि हम नहीं बना सकते हैं, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आ गया। तो अभी इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा था ना कि इंट्रोपी बताइए आप लोग, तो मैंने बता दिया कि इंट्रोपी जो होती है रिवर्सिबल प्रोसेस की वो 0 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें क्या गया, राइट आ नोट ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ इंट्रोपी। अभी मैंने आप लोगों को इंट्रोपी अच्छे से समझाया ना, अब इसमें देख लेते हैं इसमें प्रिंसिपल क्या है इंक्रीज ऑफ इंट्रोपी का। दस द इंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीज ऑन कूलिंग। क्या इंट्रोपी डिक्रीज होती है कूलिंग करने पे? अगर हाँ, तो टोटल एनर्जी क्या होगी यूनिवर्स की डिक्रीज होने पे? तो इसका आंसर देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक एक आंसर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से करा रही हूँ, तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ इंट्रोपी क्या होता है, मतलब क्या होता है प्रिंसिपल का जो इंक्रीज ऑफ इंट्रोपी होता है। तो ये कहता है कि इट स्टेट दैट द इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑल्सो इंक्रीज। ये मतलब जो प्रिंसिपल है इंक्रीज ऑफ इंट्रोपी का, वो कहता है कि इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, जो बाहरी यूनिवर्स की जो इंट्रोपी है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक, इट नेवर डिक्रीज बट रिमेन कॉन्स्टेंट ओनली इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ये कभी भी डिक्रीज नहीं होगी और हमेशा कॉन्स्टेंट होगी सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ इंट्रोपी। कुछ चीज़ें और भी देख लीजिए, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख सकते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड के सिस्टम के लिए जब डेल्टा एस जो कि चेंज इन इंट्रोपी है 0 से बड़ा होगा तो वो प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक, जब उसकी इंट्रोपी 0 के इक्वल होगा ये रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आएगा, और जिसकी इंट्रोपी लेस देन 0 होता है तो वो केस कैसा होता है, इम्पॉसिबल होता है। ठीक, 0 से छोटी कोई भी इंट्रोपी नहीं हो सकती है, नेगेटिव में तो कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक, तो वो कैसा केस हो जाएगा, इम्पॉसिबल केस हो जाएगा। इसमें अभी हम लोगों ने देखा कि जो इंट्रोपी क्या सब्सटेंस की डिक्रीज हो गई कूलिंग में, अगर यस है तो टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स क्या होगा। तो इसका आंसर है कि इंट्रोपी डिक्रीज ऑन कूलिंग। हाँ, इंट्रोपी कम होती है कूल करने पे। ठीक, जब हॉट करेंगे तो इंट्रोपी ज़्यादा होगी, बुलबुले ज़्यादा निकलेंगे तो वो इंक्रीज इन इंट्रोपी हो गए। जब ठंडा कर देंगे तो बुलबुला वही कम हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि इंट्रोपी कम हो जाती है कूलिंग करने पे। नो द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स नॉट डिक्रीज। इसमें कह रहा है कि अगर कूलिंग करने पे तो इंट्रोपी मान लो डिक्रीज हो गई, तो क्या होगा कि टोटल एनर्जी यूनिवर्स की क्या वो भी डिक्रीज हो जाएगी? नहीं, यूनिवर्स की इंट्रोपी ना कि डिक्रीज कभी नहीं हो सकती, बढ़ जरूर सकती है लेकिन डिक्रीज नहीं हो सकती। तो वही इसका आंसर हो गया। ठीक, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, इंट्रोपी के बारे में बता दिया, इंट्रोपी चेंज हो गया। तो अब उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं। ठीक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आंसर नंबर 8 का आंसर आप लोग लिखेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे सिंपल वे से आप लोगों को बताऊंगी, इफ़ अ सिस्टम इज एट एब्सोल्यूट जीरो, अगर कोई सिस्टम एब्सोल्यूट जीरो पे है, ठीक, इट्स इंट्रोपी विल बी अ यूनिवर्सल कांस्टेंट विच कैन बी एज्यूम टू बी ज़ीरो, और उसकी इंट्रोपी जो होगी वो भी ज़ीरो ही होगी। अगर कोई सिस्टम एब्सोल्यूट ज़ीरो पे है तो उसकी जो इंट्रोपी होगी यूनिवर्सल की कांस्टेंट की, तो वो हम लोग एज्यूम ही करेंगे कि वो ज़ीरो ही होगी। इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये कहता है कि जो इंट्रोपी होती है किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, मतलब वो परफेक्ट तरह से क्रिस्टल में होना चाहिए ऐसे सब्सटेंस की, उसकी इंट्रोपी क्या होती है, ज़ीरो होती है एट 0 केल्विन टेम्परेचर। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 केल्विन होना चाहिए। मान लो ये कोई एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जो कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन है, इसकी जो इंट्रोपी होगी ज़ीरो कब होगी, एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे इसकी इंट्रोपी ज़ीरो होगी। यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि इंट्रोपी एट 0 केल्विन इज इक्वल टू 0, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 0 केल्विन होना चाहिए। ठीक, तो यही था हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस इतना सही था, छोटा सा ही था, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब मैं आप लोगों को जो कराने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो जो मैं इसको कराऊंगी तो इसका डेरिवेशन आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो कॉपी पेन ले लीजिए, एक एक स्टेप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एस्टैब्लिश द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक रिलेशन डी फाई बाई डी पी। ये फाई क्या है, हमारा इंट्रोपी है, पी प्रेशर है, टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस टी डी वी वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल टू माइनस, ये दिए गए। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर। साथ ही साथ हमें ये भी शो करना है, शो दैट द इंक्रीज इन प्रेशर हीट अ बॉडी दैट एक्सपैंड विथ राइज इन टेम्परेचर एंड कूल द वन दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। इसमें क्या है, कोई भी जैसे कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है, तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देंगे वो कूल हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको भी मैं आप लोगों को प्रूव करने वाली हूँ, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। आंसर नंबर 9, तो हम देखिए मैक्सवेल का फोर्थ लॉ ऑफ रिलेशन है, इसको आप लोग रिलेशन के फॉर्म में ही समझ लीजिए, इतना तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मैक्सवेल का पूरा रिलेशन पढ़ाने चलूँगी तो वो 2 घंटे की क्लास बन जाएगी। तो आप लोग बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर ज़रूर देख लीजिए। फ्रॉम मैक्सवेल फोर्थ लॉ, ये फोर्थ लॉ, ये कह सकते हो फोर्थ रिलेशन है कि जो चेंज इन इंट्रोपी होता है ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होता है, डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये होता है मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन। आप चाहो तो एक अलग से पेज में इसको नोट डाउन भी कर सकते हो ताकि आप लोगों को फॉर्मूला के रूप में इसको याद रहे। फिर हम मल्टीप्लाई बाई टी, दोनों साइड हम टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा टी डेल एस बाई डेल पी एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस टी डेल वी बाई डेल टी अपॉन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और देखिए टी डॉट डेल एस होता है डेल फाई, ये होता है, ठीक, फॉर्मूला होता है, ठीक। ये इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पर देखिए ये टी डी डेल एस लिखा गया है ना, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, डेल फाई। तो ये डेल फाई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू एज इट इज़ पूरा लिख देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद इसमें लिखेंगे therefore increase in volume per unit increase in temperature at constant pressure is equal to the coefficient of volume expansion। देखो इसमें क्या होता है कि increase in volume per unit इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है, वो इक्वल किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे वो इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अल्फा के। इसको मैं आप लोगों को एक्सप्रेशन के रूप में दिखाती हूँ। अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ा डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पे, वो होता है वॉल्यूम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अल्फा, वी अल्फा के इक्वल। तो हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में। देख लीजिए एक बार और इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 था यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आएगा डेल फाई अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस टी वी अल्फा। तो ये हमारा जो है रिलेशन प्रूव्ड हो गया। अब रिलेशन प्रूव्ड होने के बाद ये शो करता है कि जो सब्सटेंस है वो एक्सपैंड होगा हीटिंग करने पे, जबकि देन डेल फाई बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी नेगेटिव होना चाहिए जब प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा और टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो ये पूरा इसका आंसर हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसको भी हमें प्रूव करना है। ये थर्मोडायनेमिक रिलेशन है टी डी एस सी वी डी टी प्लस टी डी पी डी टी और डी वी। ठीक, इसको रिलेशन प्रूव करना है। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे इंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है। इंट्रोपी को कंसीडर करेंगे कि वो फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। ठीक, एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम। फिर इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हमारे पास डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। देखिए, इसको हम लोग टेम्परेचर और फंक्शन अलग अलग फंक्शन है, तो पहले टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी टी आएगा, तो और पहले वाले फंक्शन को एज इट इज़ रख देंगे, फिर इंट्रोपी वाले को, फिर नेक्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाई टी, दोनों साइड टी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब दोनों साइड टी का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो ये आ जाएगा। और हम जानते हैं जो सी वी होता है, इसको मैंने आप लोगों को शायद जब सी पी और सी वी का रिलेशन करा रही थी तो उसमें बताया था कि सी पी का फॉर्मूला होता है टी डेल एस बाई डी टी और एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो जहाँ पर ये टी डेल एस बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दिया गया है, तो इसकी जगह, ये पूरी की जगह हम सी पी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा टी डी एस सी वी, ठीक, डी टी हो जाएगा और बाकी एज इट इज़ लिख देंगे। फिर यहाँ पर एक मैक्सवेल का रिलेशन ये भी यूज़ होता है, डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर इसका रिलेशन यूज़ करेंगे। तो ये जो डेल एस अपॉन डेल टी है, इसकी जगह पे हम लोग डेल पी अपॉन डेल टी भी लिख सकते हैं। तो ये टी डी एस एज इट इज़ लिख देंगे और ये वाली वैल्यू पूरी एज इट इज़ आ जाएगी, टी का टी। फिर यहाँ पर जो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, देखिए ये पूरा टेम्परेचर पे है, ठीक, तो इसको भी हम लोग टेम्परेचर पे ही करेंगे ना। तो टेम्परेचर के फॉर्म में है, सॉरी ये वॉल्यूम के फॉर्म में था ना, सी वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के फॉर्म में ही तो निकाले थे। अब ये वॉल्यूम और ये टेम्परेचर ऐड नहीं हो सकता ना, जैसे कि हम लोग जैसे कि मीटर को मीटर से ऐड कर सकते हैं, तो वैसे भी टेम्परेचर को टेम्परेचर से ही ऐड कर सकते हैं। तो मैक्सवेल रिलेशन के थ्रू इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सारी वैल्यूज़ रख देंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये पूरा हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि 4 थर्मोडायनेमिक रिलेशन देना है और होमोजीनियस फ्लूइड सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू 2, इसको प्रूव करना है। ठीक, पूरा इसको, तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लेट मोल स्पेसिफिक कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि सी पी होता है, उसको हम लोग ले लेंगे, लेट कर लेंगे, जिसका वैल्यू होता है डेल क्यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसका होता है सी वी इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी वी। हमने इसको एज्यूम कर लिया। फिर हम इसमें दिया भी गया था ना, सी पी माइनस सी वी निकालना था। ठीक, तो ये सबसे पहले यहाँ केस लगाएंगे, सब क्वेश्चन से मिलाते हुए चलना है। तो ये निकालेंगे, देयरफॉर सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू, इसमें से इसको सी पी में से इसको माइनस कर देना है। ठीक, माइनस करने के बाद हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया, डेल क्यू इज इक्वल टू टी डी एस होता है। अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद जब ये होता है तो यहाँ पर जो डेल क्यू है इसकी जगह टी डी एस लिख देंगे, टी बाहर और डी और डी टी और एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हो जाएगा। ठीक, सी पी माइनस सी वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हो जाएगा और ये पूरा एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर हमारा इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट भी कर रहे हैं। ठीक, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको हम लोग लिख देंगे। देखिए, एक बार फिर समझा देती हूँ। डी क्यू होता है टी डी एस, तो यहाँ पर डी क्यू था तो हमने टेम्परेचर को बाहर ले लिया और डेल एस अपॉन डेल टी इसको हमने इंटीग्रेट करी, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर दिया। ठीक, ये जो होगा डिफ्रेंशिएशन ये वॉल्यूम पे होगा। ठीक, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर भी टी डी एस लगा सकते थे, लेकिन नहीं, हमको यहाँ पर टेम्परेचर पे चाहिए। तो ये जो वॉल्यूम वाला पार्ट है इसको हम नीचे ले आएंगे, तो हम लोग इसमें टेम्परेचर को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एंट्रोपी को अंदर ले लेंगे, ये टेम्परेचर के फॉर्म में कर देंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इफ़ एंट्रोपी इज कंसिडर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, अगर एंट्रोपी को कंसिडर कर दिया जाए टेम्परेचर का फंक्शन और वॉल्यूम का फंक्शन, तो हम लोग एंट्रोपी को वॉल्यूम और टेम्परेचर के फंक्शन में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, जो डेल एस है देयरफॉर इज पार्शियली डिफ्रेंशिएट, जो ये हमारा डेल एस है डी एस जी डी एस जो है हमारे पास ये पार्शियली डिफरेंशियल है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर पे इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, फिर उसके बाद इंटीग्रेट नहीं डिफरेंशिएट कर दिया, तो फिर उसके बाद इसका कर लिया और फिर इसका कर दिया, तो ये आ गया। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है टी ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन बनेगा। अब इस रिलेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो कि मैंने अभी बताया इसमें आप लोगों को पुट कर देना है। जब इक्वेशन नंबर पुट कर देंगे तो सी पी माइनस सी वी की वैल्यू ये आ जाएगी।
ठीक, तो ये आने के बाद हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। और हम जानते हैं मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन होता है डेल एस अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल पी अपॉन, थोड़ा बाउंस कर रहा होगा, थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था इसीलिए मैं आप लोगों को इस फॉर्म में करा रही हूँ, आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, डेल एस अपॉन डेल वी, यहाँ पर है ना डेल एस अपॉन डेल वी, तो इसकी जगह पे डेल पी अपॉन डेल टी लिख देंगे और सब एज इट इज़ रहने देंगे। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब यहाँ से रिलेशन के बाद ये जो हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, यहाँ से हमारा ये वाला रिलेशन भी प्रूव्ड हो गया। कौन सा रिलेशन? सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू, ये सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू टी डेल पी डेल टी वी और डेल वी डेल टी वी प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ये प्रूफ हो गया। फिर इसके बाद इसमें एक और रिलेशन भी दिया गया है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। इसके लिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ पिछला लेक्चर अच्छे से देख के आइएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डी वी होता है, सेकेंड लॉ से ये होता है। ठीक, अब जब ये होता है तो इस राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी होता है। फिर उसके बाद पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक, फिर वॉल्यूम को हटा दिया यहाँ पर। ठीक, वॉल्यूम के यहाँ करेंगे तो इसका वॉल्यूम पे हो जाएगा ना, ये प्रेशर पे कर दिया तो ये हो जाएगा, वॉल्यूम पे हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो ये इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देना है। जब इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो ये कुछ हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, हम 1 मोल ले लेंगे परफेक्ट गैस का, नंबर ऑफ मोल्स 1 है और हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। फिर इसके बाद डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम लोगों को प्रेशर निकालना है तो प्रेशर निकालने के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे चाहिए तो आर, ये आर हो गया। अब इसके नीचे वॉल्यूम पे चाहिए तो आर बाई वी हो जाएगा। फिर प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे चाहिए, वॉल्यूम का इंटीग्रल चाहिए तो आर बाई पी हो जाएगा। अब ये सारी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन बन जाएगा। अब इस रिलेशन को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं कि आर 1 + 2a बाई आर टी वी, ये हमारा प्रूव हो गया। अब एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को कराती हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लैटेंट हीट इक्वेशन। क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है। ठीक, तो इसमें सिर्फ इक्वेशन ही बताना है। तो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लैटेंट हीट का इक्वेशन होता है डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल टी वी टू माइनस वी वन। जो एल होता है ये होता है क्वांटिटी ऑफ हीट और टी होता है टेम्परेचर और वी वन होता है ए सब्सटेंस का कितना वैल्यू है और वी टू क्या होता है बी सब्सटेंस का कितना वैल्यू है। इसको मैंने लिख भी दिया है तो देख लेते हैं। देखिए इसको मैंने लिख भी दिया है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फंक्शन। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, देखिए थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को हम लोग थर्मोडायनेमिकल फंक्शन भी कहते हैं। वो एक कैटेगराइज्ड वैल्यू होता है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी का। इस फंक्शन को हम लोग थर्मोडायनेमिक फंक्शन और पोटेंशियल भी कहते हैं। इसमें 4 चीज़ें होती हैं, इंटरनल एनर्जी जो कि यू होता है, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन एफ होता है, इंथैल्पी एच होता है, गिव फ्री एनर्जी और कह सकते हो गिव फंक्शन और पोटेंशियल कह सकते हो, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के अंदर आ गया। इसका इंपॉर्टेंस हो गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इज स्टडिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये स्टडी करता है, पढ़ता है कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होना चाहिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, साथ ही साथ इसका एक्सप्रेशन बताना है। तो इसका आंसर देखिए, जूल थॉमसन इफेक्ट जब कोई गैस को इनिशियली हीट किया जाता है, व्हेन अ गैस इनिशियली एट कांस्टेंट प्रेशर इज अलाउड टू सफर एक्सपेंशन थ्रू द पोरस प्लग, जो कि सिल्क और कॉटन वूल से बना होता है, टू अ रीजन ऑफ कांस्टेंट लोअर प्रेशर एडिबेटिकली देन अ चेंज ऑफ टेम्परेचर इधर हीटिंग और कूलिंग ऑफ द गैस अकर। इसी को जूल थॉमसन इफेक्ट कहता है। इसमें कह रहा है, सिंपली भाषा में समझिए आप लोग, जब कोई गैस इनिशियली पहले से ही कांस्टेंट प्रेशर पे हो तो वो एक एक्सपेंशन का रूप मतलब सफ़र करती है जो कि पोरस प्लग से जाता है। ठीक, एट कांस्टेंट लोअर प्रेशर पे एडिबेटिकली होता है। इसमें जो टेम्परेचर का चेंज होता है वो हीटिंग से कूलिंग की तरफ होता है। यही होता है हमारा जूल थॉमसन इफेक्ट। मैंने लिख भी दिया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और
इसमें प्रूव भी किया गया। तो सबसे पहले जूल थॉमसन कोफिशिएंट समझ लीजिए, इसकी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डी टी डेल पी एट कॉन्स्टेंट इंथैल्पी 1/cp टी डी बाई डी टी पी माइनस वी। ठीक, ये हो गया इसका जूल थॉमसन कोफिशिएंट। इसमें अब आइडियल गैस के लिए और वंडर वॉल गैस के लिए इसका एक्सप्रेशन डेराइव करना है। तो आइडियल गैस के लिए हम क्या करेंगे, 1 मोल ले लेंगे परफेक्ट गैस का, इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गया तो पी वी इज इक्वल टू आर टी हो गया, जिससे हम लोग वी टी बाई आर इज इक्वल टू आर बाई पी भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये वाली इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू टी, जब पी को कॉन्स्टेंट लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक, दोनों साइड टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद पी वी यूज होता है आर टी, तो वी की वैल्यू क्या होता है आर टी बाई पी। तो यहाँ पर जो है वी की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पर आर टी बाई पी होता है ना, तो ये यहाँ पर v की वैल्यू आ जाएगा। तो टी डी वी डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू वॉल्यूम। फिर इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा ना, ये प्लस का था, इधर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो इक्वेशन बन गई। तो पुट दिस वैल्यू इन जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ये जो वैल्यू है ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट में जो कि ये वैल्यू है, ठीक, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जब पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा डेल यू 1/cp, ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे तो म्यू भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं आइडियल गैस के लिए जो जूल थॉमसन इफेक्ट है, जो कि हम लोग जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहते हैं, वो 0 आता है। सो वी कैन सी दैट जूल थॉमसन इफेक्ट ऑफ अ परफेक्ट गैस इज 0। अब आगे देख लेते हैं, इसमें आगे वंडर वॉल गैस के लिए दिया गया है। तो वंडर वॉल इक्वेशन क्या होता है, P प्लस ए वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, जिसको हम लोग P प्लस ए वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी वी माइनस बी भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, T P को कांस्टेंट लेंगे, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक, इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, फिर ये आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे ये निकाल लेंगे और सारी वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। इधर ट्रांसफ़र करने के बाद सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक, इसका एलसीएम लेके इधर ये सॉल्व कर लेंगे और ये आ जाएगा। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा तो ये पूरा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। आप लोग भी सॉल्व करते हुए चलिएगा, मैं आप लोगों को सिर्फ इसका आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक, सॉल्व कराऊंगी, बहुत ज़्यादा टाइम होने वाला है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए डी वी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर बाहर कर लेंगे, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर माइनस वी। ठीक, तो ये आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आर इंटू टी वी माइनस बी, इसका एलसीएम लेके इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी वी माइनस किया हमने तो यहाँ पर भी वी माइनस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके ऊपर वाला ऊपर सॉल्व कर, नीचे वाला नीचे सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर ए और बी जो है स्मॉल क्वांटिटी है तो इसको रिप्लेस कर देंगे 2a v क्यूब से, और ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है नेगेटिव है तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक, क्योंकि बहुत छोटा होता जाएगा, जितनी छोटा हो जाएगा फिर डिवाइड करेंगे तो छोटा ही होता जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 2a v क्यूब माइनस आर टी वी क्यूब बाय v और आर टी वी क्यूब। इसको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। अलग अलग सेपरेट करने के बाद जो कैंसल आउट हो रहा है इसको कैंसल आउट कर देंगे, तो ये आ जाएगा t डेल वी बाई डेल टी माइनस वी, ये आ जाएगा वैल्यू। अब इसको जूल थॉमसन कोफिशिएंट वाले में लिख देंगे, उसमें डाल देंगे तो हमारे पास जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो आ जाएगा। तो ये हमारा ये वाला भी प्रूफ हो गया। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द जूल थॉमसन कोफिशिएंट। अभी हमने जूल थॉमसन कोफिशिएंट का सिर्फ फॉर्मूला देखा था ना, अब इसको डेराइव भी करा के दिखाएंगे और बताएंगे कि जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, कोफिशिएंट होता क्या है। तो ये आंसर नंबर 15 डाल लीजिएगा आप लोग, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, दिस लॉ स्टेट दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्टली गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें क्या है, ये लॉ कहता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी परफेक्ट गैस की, वो इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है उसके वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ द गैस से एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। देखिए इसको पूरा हम लोग डिराइव करेंगे, जो इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताई थी। देखिए इसमें इंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और इंथैल्पी का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। अब देखिए अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी एच हो जाएगा, ये डी यू हो जाएगा, ये पी डी वी हो जाएगा प्लस वी डी पी हो जाएगा। ये अलग अलग फंक्शन है ना, पहले पी को करेंगे फिर वी को करेंगे, इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर
फिर उसके बाद हम एक फॉर्मूला जानते हैं du प्लस पी डी वी, डी यू प्लस पी डी वी होता है डी क्यू, तो जहाँ पर डी यू प्लस पी डी वी है वहाँ पर डी क्यू लिख देंगे। नाउ डी क्यू प्लस वी डी पी, यहाँ पर इसकी जगह हमने डी क्यू रख दिया और वी डी पी एज इट इज़ लिख दिया। फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस होता है, तो जहाँ पर डी क्यू है वहाँ पर टी डी एस लिख दिया और वी डी पी इज इक्वल टू 0। ठीक, टी डी एस की वैल्यू निकालेंगे तो ये पॉजिटिव का इधर चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। फिर उसके बाद एज्यूम करेंगे जो इंट्रोपी होता है वो फंक्शन होता है, ये कह सकते हो इंट्रोपी होता है प्रेशर और टेम्परेचर का, तो इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रेशर के टर्म में और इसको टेम्परेचर के टर्म में, और दोनों साइड टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। तो आगे देखते हैं इसमें। ठीक, फिर हमने टी डी एस इज इक्वल टू हमारे पास इतना बन गया था। फिर इधर देख लीजिए, ये मैक्सवेल का इक्वेशन होता है डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू वॉल्यूम पे। तो अब इसको अगर हम टेम्परेचर के फॉर्म में करते हैं, यहाँ बाहर टेम्परेचर, अगर हम इंट्रोपी को एज अ कांस्टेंट इंट्रोपी रखते हैं तो ये नेगेटिव में हो जाएगा और ये डेल टी बाई डेल वी हो जाएगा। ठीक, और ये एज इट इज़ रहेगा। अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे तो ये वॉल्यूम पे हो जाएगा और ये डी टी हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहीं पर इसका यूज़ होने वाला है, ये टी डी एस एज इट इज़, ये टेम्परेचर डी एस और डी पी और कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम पे ये हो गया, और इसको कर लेंगे तो ये टी डी एस हो जाएगा और ये पूरा एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक, फिर ये टी डी एस हो जाएगा, फिर टी और डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी। अब यहाँ पर देखिए टी डी एस को हम लोग क्या लिख सकते थे, डी क्यू लिख सकते थे ना, तो डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। अब इसका यहाँ पर यूज़ होने वाला है टी डी एस इज इक्वल टू, अब हमें कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे चाहिए, तो टेम्परेचर के लिए कौन सा चाहिए हमें, टी डी डी एस और डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डी पी की जगह हम लिख सकते हैं माइनस टी डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, ये लिख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या आएगा इसकी जगह, और हम जानते हैं कि सी पी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, तो इसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम लिख सकते हैं टी डी एस इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। अभी हमने निकाला था ना टी डी एस की वैल्यू क्या था, माइनस वी डी पी, तो यहाँ पर रख देंगे। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे और इधर से सी पी और डी टी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो माइनस वाला टर्म था इधर चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये माइनस का माइनस एज इट इज़ रहेगा। फिर उसके बाद सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे। इसकी जगह पे वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रेशर पे दिया गया है, यहाँ से क्या करेंगे डी पी को, यहाँ पर भी डी पी है यहाँ पर डी पी है, तो यहाँ पर डी पी कॉमन ले लेंगे, तो ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ से डी टी निकालेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो सारे क्वेश्चंस होप आप लोगों के हो गए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। ये भी हो गया, सारे क्वेश्चंस हो गए इसमें के। एक और क्वेश्चन था, हाँ एक ये क्वेश्चन था, डेड्यूस थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ द टेम्परेचर एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये दिया गया है। ठीक, इसका मैं आप लोगों को बुक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है तो मैं उसको नहीं बताऊँगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक, तो देखते हैं इसको भी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नीचे भी ले लीजिए, कुछ और भी है आगे। ये हो गया, ये आगे भी है। एब्सोल्यूट ज़ीरो बहुत थ्योरेटिकल था, इसीलिए मैंने आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं किया, जल्दी से जल्दी आपका हो जाए। ठीक, होप आप लोगों को ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक, वीडियो सच में अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।